अच्छी तरह जी रहे थे, खुशनुमा ज़िंदगी थी हमारी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं बहुत डर गई और फिर मैं 9 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया मैंने। कि किसी भी व्यक्ति को अगर मारना हो तुम्हें तो उसकी फैमिली को जाके पकड़ो, पहले उनको मारो। तो इसमें साजिश भी लगती है और डर भी फील होता है। इस एक्सीडेंट में तो बच भी गया हूँ मैं, नेक्स्ट में शायद ना भी बचा। बहुत सारे मीडिया के लोगों के कॉल्स आते हैं कि हम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस पे स्टोरी करना चाहते हैं, बट कभी वो ये नहीं पूछते कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमें क्या ज़रूरत है बोलने की। At least 4 lower caste women are raped every day in India. Manisha Mashal, a young Dalit lawyer, is running a secret safe house to give survivors a chance at a better life. Manisha has agreed to pull back the curtain and show brute journalist Neeti Upadhyay the harassment survivors have to endure long after the courts and the cameras have moved on. जो हमारे हरियाणा में और जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है लोगों का सोचने का, उनकी सोच ऐसी है कि ये मेरे अंडर काम कर रहा है तो मतलब मेरा नौकर है। उनको लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी पावर है और हम जब चाहें दलित महिलाओं को यूज कर सकते हैं और जब चाहें छोड़ सकते हैं। Manisha started a small safe house in 2016 so survivors had somewhere to escape the stress and threats they were facing at home. रेप होते हैं और रेप के बाद जो फैमिली की जो सिचुएशन हो जाती है, एक विक्टिम लड़की को उसके घर में भी एक अछूत की तरह रखा जाता है। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि जो विक्टिम लड़कियां अगर उनको एक ऐसा प्लेस दिया जाए जहाँ पे वो अपनी मर्जी से स्टडी कर सकती है, जो भी वो चाहे एक्टिविटी वो कर सकती है। चाह किसी ना पीने किसी ने नहीं मिल दिया, किसी ने नहीं मिल दी। हाँ है लाई ये तो यहाँ पे आके उनको ये लगता है कि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, उनको हिम्मत मिलती है। एक दूसरे को हिम्मत देने का जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो उनको घर पे नहीं मिल पाता। हमारे साथ मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे एडवोकेट मनीषा मशाल जी भी जुड़ चुके हैं। सो उनका भी हार्दिक स्वागत है मैम कि आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। और सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैम का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है जो रेप विक्टिम सर्वाइवर्स है उनके साथ काम करने का। इट्स अ प्लेजर कि आज वो हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा मनीषा मैम के बारे में बता देना चाहता हूँ। शी इज एन एंटी कास्ट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स लॉयर है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। शी इज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ महादलित महिला आंदोलन, साउथ एशिया जेंडर फाउंडेशन, स्वाभिमान सोसाइटी। और इनका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता रहता हूँ। मैम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से एक लड़की को जो हमारे स्पेशली जो नॉर्थ रीजन है, जो बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट वाला रीजन है, वहां पे जो डील किया जाता है, मैम उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सो ज्यादा समय ना जाया करते हुए मैं मनीषा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए और थोड़ा सा हमें एनलाइटन कीजिए। जी मैम। थैंक यू सो मच राहुल जी और रिस्पेक्टेड सुखदा मैम जी और जो कोलैबोरेशन है MDS सिटी कॉलेज। और मुझे राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर मौका दिया बोलने का। और जो कि हमारा मतलब एक जो विमेंस डे का जो इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से हम मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में अलग अलग क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं उन सबको कोलैबोरेट करके आप एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि बहुत टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आज मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जुड़ नहीं पाऊंगी, बट मुझे अच्छा लगा कि मैं जुड़ पाई हूँ। और उम्मीद है कि शायद बहुत सारे लोगों को मैं मेरा स्ट्रगल जो मेरी हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री जैसे मैम ने भी बताया था कि जो हमारी जो इतिहास है वो कैसे खूबसूरत बनती है और वो हमारे फ्यूचर को किस तरीके से खूबसूरत बना सकती है अगर हमारे इतिहास को जो हमारा पास्ट रहा है उसको हम हर दिन रिमेम्बर करके उसको याद करके और हम नेक्स्ट लेवल की जो लीडरशिप है
जो आज मैं मेरा जो अनुभव शेयर करूंगी उसमें मैं प्रैक्टिकल चीजों को शेयर करूंगी कि जिस तरीके से मेरी जो जर्नी रही है। मैं एक ऐसे समुदाय में पैदा हुई थी कि जहाँ पे जिस समुदाय के लोगों को अछूत माना जाता है, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ। उसके बाद जब मेरा जो जर्नी रहा है, जब मैं स्कूल में गई तो स्कूल के टीचर के द्वारा, मतलब जहाँ पे हम एक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, जो हमारा जो कुछ सीखने का जो लर्निंग प्रोसीजर है, मुझे लगता है वो एजुकेशन सेक्टर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने जीवन की शुरुआत के लिए एक विचार हमारे माइंड में पैदा होता है। तो उस स्थान पे जब एक बच्चे को, थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, उसके टीचर के द्वारा ये बताया जाए कि तुम अछूत हो और तुम लोग तो खाते हो और तुम्हें क्लास में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम इस कम्युनिटी से आते हो और सब लोग तुम्हें देखेंगे, तो मतलब बहुत इत्तेफाक कर देने वाला ये बात है। और आज मैं एक लॉयर हूँ, उसके बाद जो मेरा जो जर्नी रहा है, मतलब जो मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ये इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब जो प्रिविलेज, किस प्रिविलेज से कौन व्यक्ति आया और किस व्यक्ति ने क्या झेला, जो जिसकी इतिहास होती है, जिसका जो हिस्ट्री है, उसको वो बहुत अच्छे से पता होती है और वो उस व्यक्ति को उस संघर्ष के बारे में अच्छे से पता होता है। बट अगर कई बार हम लोग ये एक स्टोरी टेलिंग के रूप में बताते हैं तो कई लोगों को लगता है कि क्योंकि अलग अलग हमारे देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग सब लोगों का जाति अलग है, धर्म अलग है, रंग अलग है, मतलब अलग अलग प्रिविलेज से इकोनॉमिक स्टेटस सबका अलग है, तो सब लोग अलग बैकग्राउंड से आए। बट एजुकेशनल सेक्टर जो होता है वहां पे हर जाति, धर्म, रंग और मतलब हर लिंग के जो स्टूडेंट है वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं। मुझे लगता है ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बिना किसी कास्ट, रिलीजन और धर्म के हम लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। बट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे हमें ये शिक्षा दी जाए कि उस जगह पे हम लोग ऐसा लर्निंग कर रहे हैं कि जहां पे हमें हमारी आइडेंटिटी सिखाई जा रही है। तो आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के शुभ अवसर पे मैं आज मेरा ये अनुभव शेयर करने का ये उद्देश्य है, ताकि हमें हमारे जो इतिहास है वो हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें हमेशा हमें पॉजिटिव थॉट देती है और वो हमें आगे बढ़ने के लिए पावर देती है। और अगर किसी का भी कोई पास्ट ना हो तो शायद कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति सक्सेस हो पाएगा। जिसको बचपन से सारी, तो उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे स्ट्रगल करने की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सारे संसाधन अवेलेबल हैं। तो जब हम इंटरनेशनल वीमेंस डे की बात करते हैं तो हमारे देश में, हम पूरे विश्व भर में जब महिलाओं को उनका उचित वेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो 50% हमारे देश में और पूरे विश्व में महिलाओं की तादाद है और 50% पुरुषों और 50% महिलाओं की। बट फिर भी हम देखते हैं कि कहीं पे भी हम देखें ना तो उचित वेश की, अगर हम आज भी बात कर ले, हमारे देश को आजाद हुए इतने दिन हो गए हैं, आज सब लोगों को इक्वल राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, मतलब सब राइट टू फ्रीडम, हर तरीके के राइट है, उसके बाद भी कितने सारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और इन सारे राइट का वायलेशन होने की वजह से आज जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे, इस डे का भी एक महत्व है। और इस डे का वो महत्व है जब महिलाएं पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी कि उनकी जो पहचान है उसको कहीं पे भी जोड़ा नहीं जा रहा और वो पहचान उनकी कहीं पे भी सामने नहीं आ रही। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि उनको उचित वेज मिलना चाहिए, मतलब उनका जो पुरुषों के अकॉर्डिंग उनकी भी हर चीज में समानता, समान भागीदारी होनी चाहिए। बट इतना आज हम ये दिन सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे विजय लक्ष्मी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, या मैं बात कर लूं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं आज वीमेंस के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी हमारे जो जमीनी स्तर की हकीकत को हम अगर देखते हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि महिलाओं तक, वीमेंस तक और रूरल क्षेत्र में महिलाएं जिन चीजों से बहुत वंचित है। चाहे कि हम मासिक जो
अगर महिलाओं के साथ होने वाले इन्वायरमेंटल चेंज की बात कर ले, हर चीज की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस उस तरीके से हमारी सोसाइटी में आज नहीं है। और इस अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे पास कानून भी है, हमारे अधिकार भी हैं, और सब लोग, कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जिनका उन तक एक्सेस भी है। जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, बट कानूनी व्यवस्था से लोगों का जो फासला है वो इतना दूर है कि उनको सिर्फ कानूनों के नाम तक भी पता नहीं है, और उन कानूनों का वो बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं, इसके बीच में से बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है। और उस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए हमारे जो सोशल सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। और वो स्ट्रगल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन मिशन यही नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति ने खड़ा कर दिया, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उन लोगों की स्ट्रगल होती है, उन लोगों का खुद का एक्सपीरियंस होता है, तब ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाते हैं। और ऐसे ही अगर आज मैं बात करूं इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर, मैं भी एक ऐसे सोसाइटी में, एक ऐसे कास्ट में पैदा होने के बाद भी, और जो मेरा स्ट्रगल रहा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आज हम बोलते हैं कि कास्टिज्म कहीं पे नहीं है। आज हम बोलते हैं कि कोई भी रंग के नाम पे कोई, मुझे नहीं लगता, भेदभाव करता, बट ये चीजें हमारी सोसाइटी से खत्म होना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, मैंने पहले भी बताया था कि हर क्षेत्र से, हर प्रिविलेज के, हर धर्म के लोग रहते हैं, बट हम बात करते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो एक ऐसा धर्म है कि एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अनेक वर्ण व्यवस्था यहाँ पे है, बट उसके बाद भी हम सबको हमारे संविधान के अनुसार समान हक और अधिकार प्रदान किए गए हैं। और जो हमारे समाज में ऐसे समुदाय के लोग हैं, जो वंचित तबके के समुदाय के लोग हैं, और महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको हमारे कानून में स्पेशल प्रोविजन उनके लिए प्रदान किए गए हैं। बट ये प्रोविजन और ये कानून अगर हम इनको हकीकत में देख लें, और जब हम हकीकत की तरफ जाते हैं, तो हमें ये एक अलग रूप में और एक अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, जिसको देख के हमारे रोंगटे कांप उठते हैं। अगर मैं मेरे काम की बात करूं तो मेरा जो काम है रेप सर्वाइवर के साथ है, और एक ऐसे समुदाय से आने वाली, मतलब अगर हम एक विक्टिम की बात करते हैं तो किसी भी विक्टिम का कोई अलग, मतलब कास्ट का उससे कोई मतलब नहीं होता, बट जब हम इसको डीपली देखते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कास्ट एंगल से एक रेप को जब हम देखते हैं तो उसको मतलब 4 तरीके का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से एक रेप सर्वाइवर आती है, अगर मान लो वो दलित समुदाय से आती है, तो उसको 4 तरफा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। और जब मेरा जो खुद का इसमें अनुभव रहा है, जब हम विक्टिम से मिलने के लिए जाते हैं, जो विक्टिम स्टोरी बोलती है वो अलग होती है, जो उसकी फैमिली स्टोरी बोलती है वो अलग होती है, जब पुलिस से हम बात करते हैं वो स्टोरी अलग होती है, जब सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं वो स्टोरी अलग होती है, और जब कोर्ट में आती है तो वो स्टोरी बिल्कुल ही बदल जाती है। तो एक तरफ हम अगर एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं और ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो मार्जिनल समुदाय की जो महिलाएं, उनकी हकीकत बहुत ही, मतलब हम अगर उनको लिखते हैं तो हमारे मतलब अगर हमारे खून के आंसू आते हैं अगर हम उसको वास्तविकता में उसको लिखते हैं। बट जैसे कि मैंने ये एक्सपीरियंस बताया कि अगर ये कोर्ट में स्टोरी आती है, एक रेप सर्वाइवर है और उसको कोर्ट में हम देख रहे हैं, तो वो कोर्ट में जो स्टोरी आती है वो डिफरेंट होती है, और वो जिस पीड़ित ने बताया है, जिसके साथ वो घटना घटी है, उसके लफ्जों में जो कही हुई बात है वो, और एक कोर्ट की डेफिनेशन में आई हुई और एक लिखित रूप में कंप्लेंट वो बहुत अलग होती है। और इसमें खासकर का जो फैसला है क्या है, एक यही फैसला नहीं कि हमारे जो जुडिशरी सिस्टम तक हम जाते हैं, जब लीगल फैक्टर को हम जब देखते हैं वो स्टोरी बदल जाती है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो विक्टिम के साथ जो घटना घटी है उसको ये ही नहीं पता कि उसके साथ
हुआ क्या एक्चुअली में, और उसको हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट दिए हैं, उन राइट की अगर बात करें तो हमें, जैसे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको फ्री कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं को काउंसलिंग भी प्रदान करी जाती है। जो भी कोई रेप सर्वाइवर है उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है। बट अगर इस काउंसलिंग का हम प्रैक्टिकल में देख लें तो सिर्फ इट्स नेम से, अगर हम किसी विक्टिम से पूछेंगे कि आपको काउंसलिंग मिली है तो उनको पता ही नहीं होगा कि काउंसलिंग क्या होती है। अगर जो ये सब डॉक्यूमेंट कोर्ट में आते हैं, ये कोर्ट में डॉक्यूमेंट अलग होते हैं और एक विक्टिम जो बताती है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इस जो हकीकत से हम सब लोग वंचित है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली जो व्यक्ति जमीनी स्तर पे काम करने वाला जो व्यक्ति है, अगर लीगल सेक्टर में देख ले, सोशल सेक्टर में देख ले, ये हकीकत से वाकिफ वही लोग होंगे जो इसके डे टू डे इससे रूबरू हो रहे हैं। और ये जो अगर हम डिमांड की बात करते हैं, ऐसा नहीं है हमारे देश में कानून नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को कि कानूनों के लिए उसको बहुत सारा पैसा होगा तभी लड़ सकता है। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना पैसे के भी हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं और हमें फ्री लीगल एड दी जाती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोग उन चीजों से अवेयर नहीं है, लोगों को उन कानूनों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये लोग लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सब जो चीजें हो रही है, जैसे कि मैं हर चीज में आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के इस डे के दिन के शुभ अवसर पे मैं चाहूंगी कि अब ये जो भी ये फासला है लीगल का और एक सोशल सेक्टर का, एक नॉर्मल पर्सन का और एक कानूनी व्यवस्था है जो उस तक पहुंचने का जो फासला है, ये इसीलिए है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर लोगों को ये पता हो कि आज हम बात कर रहे हैं रेप की, आज हम बात कर रहे हैं रेप के बाद विक्टिम का मर्डर हो रहा है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक विक्टिम का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ और उसके बाद उसको बॉडी को जला दिया जाता है और उसके फैमिली तक को परमिशन नहीं दी जाती कि उसकी डेड बॉडी भी वो मिल पाए। आज ये चीजें हम क्यों देख रहे हैं? सोशल मीडिया के द्वारा हमें पता चला है कि रियलिटी ये है, बट एक रियलिटी ऐसी है जिससे हम लोग भी रूबरू नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद जो है बहुत सारी, अगर हम आरटीआई लगा के ये डाटा मांगेंगे गवर्नमेंट से और हम पता लगाएंगे कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं 1 साल के अंदर जो किडनैप हुई हैं और उनमें से कितनी बच्चियां हैं जो मिली हैं, तो हम देखेंगे ये बहुत बड़ा एक आपको डाटा मिलेगा जो कि ऐसी मतलब महिलाओं की, जो लड़कियों की बहुत सारी ट्रैफिकिंग हुई है और उसके बाद उनको मार दिया गया, जिसका रीजन है, सिर्फ इसका बड़ा जो रीजन है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में आया कहाँ से? ये सब कोई बाहर से नहीं आया, हम लोगों ने ही इसको पैदा किया हुआ है। और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसका बड़ा रीजन यही है क्योंकि हमारे जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर हम जेंडर की बात करें तो स्पेशल हमें वीमेन स्टडी करना पड़ेगा, ये जेंडर स्टडी करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि जेंडर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में। अगर हम एक नॉर्मल बच्चे से, स्कूल में बच्चे से पूछेंगे कि आप जेंडर के बारे में जानते हो, आज हम इतने सारे मतलब सिर्फ, और ये वीमेन स्टडी में भी पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा? लड़का और लड़की का लिंग भेदभाव, जेंडर मतलब जो बाकी जेंडर के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, बट उन सब चीजों से हम लोग ही अवेयर नहीं है। जबकि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने स्कूल पास आउट कर लिया, हायर एजुकेशन में चले जाते हैं बच्चे, बट उनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये वायलेशन का जो मुख्य कारण है ये है कि जेंडर एजुकेशन फर्स्ट क्लास से बच्चों को ना दिया जाना, जिसकी वजह से जेंडर एजुकेशन के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो हर घर में इसी का रीजन है कि बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, और इसी का रीजन है कि स्कूल में इतने सारे
जो मेल पर्सन भी है, जो मेल पर्सन स्टूडेंट है, उनको पता नहीं है जेंडर का है, और उसकी वजह से ये किसी चीज को आप किसी से छुपा के रखोगे, अचानक से उसको पता चलेगा, उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। इस पे हमारे हम लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए स्पेशल रिसर्च करना होगा। और एजुकेशन में जेंडर एजुकेशन जब तक नहीं आएगी फर्स्ट क्लास से, और लीगल एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाएगी, तो हमारी जितनी तादाद हमारे देश के लोगों की एजुकेटेड है, जो लोग एजुकेटेड है वो भी, उनको भी कानूनी व्यवस्था के बारे में नहीं पता होता, उनको भी जेंडर एजुकेशन के बारे में नहीं पता होता। तो एक एजुकेशन का पूर्ण रूप से जो हमारे इतनी सारी जो चीजें हैं जो आज हमें पता चली है, हैज ए ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, हैज ए गवर्नमेंट और रिसर्चर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में हम देख ले तो हमारे इंस्टीट्यूट जो है उनको इसके लिए बहुत काम करने की बहुत जरूरत है। क्यों ये जरूरत खासकर इसीलिए है कि अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे और इसकी हम डिमांड करेंगे, तो एक तरीके से हम हमारी सोसाइटी को इस वायलेशन से प्रोटेक्शन स्थापित करने में बहुत बड़ा, मतलब एक हमारा ये एक प्रोटेक्शन स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल होगा अगर हम ऐसा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे प्रैक्टिकल अनुभवों से हम ये नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति, एक लड़का, अगर वो खुद एक ऐसे समुदाय से आता है या ऐसी सोसाइटी से आता है, उसको खुद जेंडर की अवेयरनेस ना होने की वजह से मैंने देखा कि सोसाइटी में इस वजह से भी वायलेशन बहुत फैल रहा है। तो इस वायलेशन को कंट्रोल सिर्फ कानूनी व्यवस्था के द्वारा ही नहीं बदला जा सकता, बल्कि सोशल सेंसिटाइजेशन के द्वारा ही बदला जाता है। क्योंकि अगर हम सोसाइटी में चेंज की बात करते हैं तो सोसाइटी में चेंज कुछ अवेयरनेस के द्वारा हम अवेयरनेस कर देंगे सोसाइटी में तो चेंज आएगा, बट जब तक लोगों का माइंड सेटअप नहीं बदलेगा तो तब तक कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। और ये बदलाव तभी होगा जब हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के स्टूडेंट्स को, उनको जेंडर के बारे में, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, आज सोसाइटी में जेंडर का किस तरीके का जेंडर के आधार पर भेदभाव हो रहा है, और कानूनी व्यवस्था क्या है हमारी, और कानूनी व्यवस्था में जिस तरीके से लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इन चीजों के बारे में तो खास करके हमारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्योंकि जो समाज में पीड़ित लोग हैं और जो आर्थिक कंडीशन की वजह से जिन लोगों को ये बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो लोग इन सब चीजों का बेनिफिट ले सके, और ये खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल होगी अगर हम आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पर ये एक सोच स्थापित करें कि हम लोगों को इस पे वाकई में काम करने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो मैं इसी के साथ जो मेरी वाणी को विराम दूंगी, और मैंने ये दो खास मुद्दों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, तो उम्मीद करूंगी कि इन पे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल के जो लोग हैं यहाँ पे, और जो लीगल साइड से जो लोग हैं, और सोशल सेक्टर से जो लोग हैं, ये तीन सोसाइटी के ऐसे स्तंभ हैं जो कि सोसाइटी में बदलाव करने के मुख्य संस्थाएं द्वारा सोसाइटी में जो बदलाव है वो उसकी नींव रखी जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, और इसके बाद अगर किसी का क्वेश्चन हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, इतना लंबा एक्सपीरियंस, हमें कुछ चंद मिनटों में जानने का अवसर मिला। और मैं सभी लोगों से भी एक अपील करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैम का इंस्टा पे भी पेज है, मैम की वेबसाइट भी है, और मैम आप देखिए जहाँ पे मैम हरियाणा से आते हैं, आप इनका वो होम भी विजिट कर सकते हैं। इनको सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कीजिए। अगर कोई आप डोनेशंस भेजना चाहे उन सर्वाइवर्स के लिए तो वो भी आप भेज सकते हैं मैम को। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी से। और मैम थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा आपने कहा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जब बात आती है। और मैं सभी को ये भी बताना चाहूंगा, आप देखिए जब एक लड़की पैदा होती है तो वो भी एक लड़के की तरह मुट्ठी बंद करके ही आती है, वो भी एक लड़के की तरह रो के ही इस धरती पे आती है। तो हम भेदभाव, हम कौन होते हैं कि जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा, हम कौन होते हैं कि उसमें एक लड़का और लड़की में भेदभाव करें। हाँ, एक भेदभाव जरूर रखा है फिजिकल तौर से, और मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए जो एक
जो गॉड ने डिफरेंस रखा है उससे ज्यादा उसका कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन कि हम किस तरह से देखते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया। अगर कोई भी बच्चा सवाल पूछना चाहे, मैं देख पा रहा हूँ पूरे भारत से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, एमपी से है, कोई गुजरात से है, कोई सवाल पूछना चाहे मनीषा मैम से, एनीबडी? मैम मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा सवाल मैम ये है, जब हम फील्ड में काम करते हैं हम देखते हैं कि आज भी जिस तरह से मुझे दिखता है कि एक लड़की में वो स्पार्क है, वो आगे आना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो उसके सबसे पहले जो रोल आता है उस महिला का, उसके घर में जो महिलाएं होती है कहीं ना कहीं वही उसे पैर खींच लेती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए मैम आप कोई सोल्यूशन कुछ आपको लगता है कि कुछ आप उस पे कह सकते हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है? एक्चुअली मैंने जो देखा है अभी तक बहुत कम ऐसा मेरा एक्सपीरियंस तो रहा नहीं कि महिलाओं ने निकलने नहीं दिया। मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा रहा है कि आज जो कुछ भी घटना हो जाती है लड़कियों के साथ और हम लोग उन फैमिली से मिलते हैं कि आप इनको पढ़ाना चाहते हो। एक एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर, जो एक बच्ची को रेप हुआ था, 13 साल की बच्ची को 50 साल की उम्र के व्यक्ति ने रेप किया था। उसके बाद उसको बच्चा पैदा हुआ था, 7 मंथ में पता चला था कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद उसका केस मैं ही देख रही हूँ, अभी एविडेंस स्टेज पे है ये। और इस केस में फैमिली को बहुत काउंसलिंग की कि इनको स्टडी कराओ। मैंने एडमिशन भी दिलाया उनकी फैमिली से, एक लड़की को लॉ में दिलाया और जो खुद रेप सर्वाइवर थी उसको 10th में दिलवाया, उसने ड्रॉप आउट किया हुआ था। बट फिर भी उनके फैमिली वालों ने जो है, मतलब क्योंकि एक्यूज्ड जो था उनके घर के पास से ही था, तो इसलिए सोसाइटी में उनको रहना और सब कुछ फैमिली को फेस करना, तो उन्होंने फैमिली ने लड़की की मैरिज कर दी। बट ज्यादातर केसों में ऐसा रहा है कि फादर नहीं चाहते बच्चियों को बाहर भेजना, सोसाइटी सही नहीं है और लोग हमें क्या कहेंगे। बट ज्यादातर महिलाएं उनको सपोर्ट करती हैं बच्चियों को कि हमारी लड़की, हमें मौका नहीं मिलना पढ़ाई करने का, बट हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची पढ़े, मैं इनके लिए लड़ूंगी। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, 2-3 ऐसे एग्जाम्पल है हिसार के हरियाणा में, जिसमें लड़कियों खुद सर्वाइवर्स हैं और उनके जो मदर्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। फैमिली और गांव के लोग सब चाह रहे थे कि उनकी मैरिज कर दें, बट उनको अभी वो लोगों की पढ़ाई कर रही है लड़कियां और उनकी मदर उनको सपोर्ट कर रही है और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। बट अगर ऐसी कंडीशन में जब महिलाएं उनको नहीं निकलने दें, क्योंकि कहीं पे ऐसा होता है कि पैट्रियार्की इतनी स्ट्रोंग है, जो पैट्रियार्की स्ट्रोंग होने की वजह से महिलाओं पे उसका असर दिखता है हमें, क्योंकि वही दिक्कत है कि पैट्रियार्की की समझ हर किसी को नहीं है। महिलाओं को लगता है कि ये पैट्रियार्की नहीं है कि उनको पुरुष कंट्रोल में कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरी मर्जी है, मैं कर रही हूँ। बट उनको अल्टीमेटली ये पता नहीं चलता कि पावर कहाँ से आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि लड़की कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसकी मर्जी से लड़की पैदा नहीं होती उसको, ठीक है। बट जो उसकी सास है, ससुर सास को कहेगा, सास जो है अपने बेटे को कहेगी, और वो जो ससुर है अपनी मतलब अपनी वाइफ को कहेगा, और वो अपने बेटे को, और जो बहू है उसको बोलेगी कि बच्ची नहीं हो रही, तुम इतने दिन से तुम्हें, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है एक लड़की ना होने की वजह से वीमेंस के साथ में, जो पैट्रियार्की कहाँ से आती है, वो अल्टीमेटली पुरुष से आती है। बट सोसाइटी में हम देखते हैं कि महिलाओं पे उस पैट्रियार्की का इतना स्ट्रोंग असर है कि महिलाओं की जो मर्जी होती है वो काम ही नहीं कर पाती। उनको लगता तो ये है कि ये तो हम कर रहे हैं, नहीं ये पुरुषों की मर्जी नहीं है, बट फिर भी वो बोलेंगी कि हमारे घर में खाना तो पुरुषों की ही मर्जी से बनता है। तो ये जो पावर जो आ रही है उसका पता नहीं चल रहा है वो किस तरीके से आ रही है, बट ये स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्की का जो असर है उसकी वजह से हो रहा है। पर इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी कि जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने होती है तो हम क्या करते हैं। तो मैं महिलाओं को एक एग्जांपल देती हूँ, देखो तुम्हारी जो आपने स्टडी नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि
आपका जो जनरेशन थी वो अलग थी। उस टाइम पे लड़कियां बहुत कम पढ़ाई कर रही थी और उस टाइम पे नॉर्मल सी बात थी, अगर एजुकेशन ना करो तो चल जाता था। बट आज का जो समय है वो टेक्निकल युग है, बहुत सारी चीजें आपने बदलाव, मैं पूछती हूँ कि आपने क्या बदलाव देखा आपके जन्म से लेकर के और इस जनरेशन में? तो महिलाएं बताती है तो बहुत बदल गई। अब तो मतलब हम तो कुछ रास्ता, कोई सड़क पे बस ही नहीं होती थी, ऑटो ही नहीं होता था, खेतों में से जाना होता था, ये था वो था। और आज तो सब कुछ, हम टेलीविजन नहीं होते थे और आज तो फोन में सब कुछ है। मतलब इतनी तकनीक में बदलाव हुआ है। तो आपकी जो बच्ची हैं तो ये भी एक नेक्स्ट जनरेशन है और इसमें भी बदलाव होना चाहिए ना। तो वो बोलती है हाँ, अगर ये बदलाव हमारे देश में टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और आपकी जो बच्ची हैं और उनकी सोच में और उनकी एजुकेशन में अगर बदलाव नहीं हुआ तो इनको कितना वायलेशन झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये सोच के इनकी एजुकेशन पे ध्यान देना होगा और इनको बाहर निकालने के लिए आपको कदम उठाना होगा। तो बहुत सारी महिलाएं क्या करते हैं, फिर महिलाएं खुद एक दो बार मीटिंग में आती हैं अपनी बेटियों के साथ, जब उनको फिर हम जैसे मेडिटेशन होता है, हीलिंग, जो महिलाओं ने जो घर में काम कर रही है, महिलाएं कॉलेज नहीं गई, कभी भी स्कूल नहीं गई, उनको तो ये पता ही नहीं है हीलिंग क्या है। मतलब उनको भी, उनके बारे में भी, उनके जीवन में खुशी का पल कब था, दुख का पल कब था, क्या आपको जिंदगी में कभी मौका मिला कि इस तरीके से आपके बारे में सोचने को आपने किसी को वक्त दिया हो? तो वो बोलेंगे नहीं। तो फिर जब आप ये सीख सकते हो तो ये तो दुनिया बहुत बदल गई है, आपकी बेटियों को सीखने की जरूरत। फिर महिलाएं अपनी बेटियों को बाहर निकालने के लिए लड़ती हैं और वो लड़कियां बाहर भी आती हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, आपका साथ अगर हमें वो मिले आगे इन फ्यूचर, तो हाँ मुझे जी। लगता है कि उसको कहीं ना कहीं हद तक हम ओवरकम कर पाएंगे। एक अगला सवाल रवनीत कौर जी पूछ रहे हैं। माय नेम इज रवनीत, आई रेड समवेयर दैट देयर इज नो प्रोविजन टू फाइल अ केस अगेंस्ट मैरिजियल रेप because there is no such word in our constitution or IPC. If there is any problem of this kind, then how a victim can file a case? अगर मैम इस पे कुछ कह पाए। देखो, जो ना मैरिटल रेप को लेकर के हम लोग इसमें कानून बदलने के लिए ना काम कर रहे हैं और इस पे जो है हम जो दिल्ली हाई कोर्ट के भी बहुत पॉजिटिव जो कहीं जजमेंट है इस पे, मतलब वर्क चल रहा है। बट जो मैरिटल रेप का जो केस है, हम उसको नॉर्मल केस में 376 में फाइल कर सकते हैं और प्रोसीडिंग जो होगी इसको काउंट नहीं किया जा रहा है। बट अगर आप केस रजिस्टर करेंगे और 376, जैसे कि एक केस था हमारे, एक लड़की को पहले तो प्रोमिस टू मैरिज किया था, उसके बाद जब 376 का केस दर्ज कर दिया, उसके बाद लड़की को खाप पंचायत के द्वारा समझौता करवा के शादी कर दी गई थी उसकी। पर शादी के बाद उस लड़के ने उसके साथ रेप किया और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को भी वहां पे लेके आता था, उसके साथ गलत तरीके से रिलेशन बनाता था। तो इस केस में 376 लगा हुआ है और अभी ये करनाल कोर्ट में ये केस मैं देख रही हूँ। अगर आप ये केस फाइल करेंगे तो जरूर ये 376 की प्रोसीडिंग में चलेगा। भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अभी ये जो कानून को, पूर्ण कानून का 376 का दर्जा नहीं मिला मैरिटल रेप को, बट उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी मतलब इस तरीके के केस हैं, ये जजमेंट जो मैं केस देख रही हूँ, ये जजमेंट लगा करके हम लोग लेटर डाले हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हमने, ताकि ये इसको मैरिटल रेप का दर्जा मिले। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको 376 में दाखिल करेंगे और आप प्रूफ कर पाओगे। प्रूफ तो मतलब आप ही प्रूफ हो, किसी भी महिला के साथ हुआ तो वो ही प्रूफ है। अगर वो उसको बोल देती है उसके एविडेंस में, तो जरूर ये उसी में प्रोसीडिंग होगा।